आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 है वो डिस्कस करने वाले हैं जीएस के लिए, जो कंपलसरी पेपर है आपके जूनियर एडेड में सभी के लिए। तो उसका मॉक टेस्ट है ये। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मॉक टेस्ट हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? देखिए, भारत की जो प्रथम कार्य योजनाएं हैं पर जलवायु परिवर्तन पर, वो प्रारंभ की गई थी 2008 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2008। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक स्थिर। तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागरीय या सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? नेक्स्ट है, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? तो हरित ग्रह प्रभाव क्या है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि हो रही है उसको हरित ग्रह प्रभाव के नाम से इस टाइम जाना जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? यानी नेचुरल गैस का मुख्य भाग इनमें से कौन सा है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मीथेन। नेक्स्ट है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है डिक्लोफेनेक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्लोफेनेक। इसकी वजह से ना गिद्धों की संख्या है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए गिद्ध प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो चलाए जा रहे हैं, और हरियाणा के पिंजौर में भी और यूपी के गोरखपुर में भी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? सौर ऊर्जा है, ये आपका पर्यावरणीय प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता। बाकी कोयला कोयला से उत्पन्न ऊर्जा ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है पॉल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम ऊर्जा, ये भी नाभिकीय ऊर्जा भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए कुछ कारकों में जिम्मेदार होती है, इसलिए सौर ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी एक्स किरणें। एक्स किरणें हैं, इनकी जो ऊर्जा है वो अधिकतम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का वेग है वो किस में अधिकतम होगा? ठोस में, गैस में या निर्वात में? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी ठोस में, यानी इस्पात में जो ध्वनि का वेग है वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार उनको किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उनको दिया गया था। जो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी इनसे संबंधित है, लेकिन उसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए मिला है। ये सवाल आपका आईएएस में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो इनमें जो अर्धचालक है वो है सिलिकॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन अर्धचालक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इनमें से विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है? देखिए, संतरा में भी विटामिन सी होता है, आंवला में भी विटामिन सी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे पूछा है सबसे अच्छा स्रोत, तो आंवला माना जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन सदन से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर 60 दिन से अधिक समय तक कोई सांसद सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उसको संसद के सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये अवधि है आपकी 60 दिन। नेक्स्ट है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये समलैंगिकता संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था ये किस धारा से संबंधित था? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो हुई थी।
इस दिन है संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देना है, भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन सदन को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो ये ऐसा कौन सा है? लोकसभा तो है नहीं इस टाइप का, और राज्यसभा भी नहीं है क्योंकि राज्यसभा आपका समाप्त नहीं किया जा सकता और ना भंग किया जा सकता है। और विधानसभा भी नहीं है आपका, तो राइट आंसर आपका विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद का सृजन है वो किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं होता। जिस स्टेट में होता है तो हमेशा इसमें इसका जो सदन संचालन है वो चलता रहता है, लेकिन आर्टिकल 69 के तहत इसको ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है वो टोटल आपको बताना है कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जो प्रतिनिधि होते हैं वो यूटी से होते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है 18 का राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा है ये ग्रामीण रोजगार के लिए एक बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। 19 भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए जो गठित समिति जो गठित की गई है वो कौन सी थी? नगरीय क्षेत्रों से, यहाँ पे ध्यान देना है, नगरीय क्षेत्रों से पूछा है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा हाशिम समिति। हाशिम समिति का संबंध है नगरीय गरीबी से संबंधित है। तो ये सवाल है आपका पीसीएस एग्जाम में पिछले 2 साल से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? रिपीटेड प्रश्न है ये भी 2019 के पीसीएस में पूछा गया है और इसका संबंध है स्वास्थ्य से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित करता है। तो अघन्या किसके लिए यूज हुआ है? गाय के लिए हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्ध सत्व का अंकन मिलता है? इसमें बुद्ध के जो 11 सिर हैं उनका अंकन मिलता है। ये कहाँ पर है? यानी एक शिला पहाड़ में ये गुफा है। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कनेरी। कनेरी है जो कार्ले और कनेरी जो चैत्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैत्य हैं, सातवाहन काल से संबंधित हैं। जो कन्हेरी का है यहाँ पर आपके 11 सिरों के अंकन है वो मिलते हैं। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था राजस्थान में। मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो 23 में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मत्स्य जनपद है। और मत्स्य जनपद की आपकी राजधानी क्या थी? तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। और इसकी जो सूची है ये 16 महाजनपदों में शामिल होती है। और ये जो 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं वो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य 24, तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था आपका वो था हुसैन शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जौनपुर राज्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो आर्किटेक्चर था वो बाकी मुगल स्थापकों से भिन्न था। यहाँ की दीवारें भिन्न थी और यहाँ के जो शासक हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। ये जौनपुर का जो शासन है, जो भी वंशावली है यहाँ पे, इसको आप एक बार से पढ़ लेना। और इसकी जौनपुर शहर की स्थापना है वो 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान महमूद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी स्मृति में जौनपुर है वो बसाया गया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, उसी के नाम पर इसका जौनपुर नाम पड़ा। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही यहाँ पर मलिक सरवर ने 1394 में जौनपुर राज्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसको सरकी वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें पूछा सही सुमेलित नहीं है। तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय न होकर लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान देना है। लॉर्ड हेस्टिंग, एक वॉरेन हेस्टिंग है और दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग है। तो थर्ड वॉर है आंग्ल मराठा का वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था।
तो ये आपको ध्यान देना है। पूछता है थर्ड वार में के समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो कौन था, और इसी जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध है इसमें पिंडारियों का दमन किया गया था, ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो की थी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1905। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो की गई थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसका समर्थन नहीं किया था बिल्कुल भी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो पहला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो ये पार्टी थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो 29 में राइट आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है वो किया गया था, और इसमें अन्य सदस्य थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पे पूछा है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं पे हो जाएगा। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। परसेंटेज नहीं पूछा है, टोटल पूछा है, तो इसलिए यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 11 जुलाई। एक तरफ सूची एक सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ शहर है। तो देखिए यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान एक तरफ है, और एक भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। चारागाह संस्थान है ये आपका झांसी में है, वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में है, और जो इसमें टोटल आपका सुमेलित हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 3 यानी वन अनुसंधान संस्थान का देहरादून, और बी का 4 यानी भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान इसका झांसी हो जाएगा। सी का आपका 1 हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये जोधपुर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये दिल्ली में है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत दर्रा है और एक तरफ राज्य है। शिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमाडीला आपका कहाँ पर है, तो बोमाडीला है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला आपका मेघालय में नहीं है, नाथुला आपका सिक्किम में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जिला जम्मू कश्मीर में है तो डी बी सही सुमेलित है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा विशालतम हिमनद है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियाचिन विशालतम हिमनद में आता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यूपी से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू बावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सोम मंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2020 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में निम्न में से कौन तथ्य है वो सही नहीं है। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो 38 में ऑप्शन पहला तो ये था। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, इस समारोह के अंतर्गत तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन सी है समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया जाएगा, और ऑप्शन डी आपका चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन स्वरेक्त स्वराष्ट्र रक्षेत है। तो इनमें पूछा है कौन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 में ऑप्शन सी है
वो आपका सही नहीं है। बाकी जो सही है वो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। यानी 75 जिलों में ही यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों का इस पर, इसके जो लोगों पर लिखा है वो ये वाला स्लोगन है वो लिखा गया है। नेक्स्ट है 24 फरवरी 2021 को यौन प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने किसे अपना सद्भावना दूत है वो नियुक्त किया है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नतालिया वोदियानोवा को सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमीम इकबाल। इकबाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है इसमें, इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं और सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 41 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कथन है बिल्कुल सही हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले नंबर पे हैं संयुक्त रूप से और 180 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। भारत का स्थान 86वां है। नेक्स्ट है 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 43, तो 43 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। नेक्स्ट है 44, तो 44 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 45, तो 45 में आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो अल्फ़ाबेट की सीरीज है वो +1 -1 +1 -1 इस तरीके से चल रही है, तो आप इसको एक बार देख लेना। 46, तो 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 48 आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो कथन क्या है, चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। और निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। दूसरा निष्कर्ष है सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो इसमें आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा, 48 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, दो निष्कर्ष है वो नहीं निकलता है क्लियर से। तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 का राइट आंसर, यहाँ पे भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पे सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं, ये तो आपका कथन है। और निष्कर्ष क्या है, सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। तो 49 में आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष सत्य है। जिसमें जो निष्कर्ष दिया गया है ये सही है या नहीं है ये आपको बताना है, तो ये निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट है आज का आखिरी सवाल, 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये आप अब तक आपके जो 12 मॉक टेस्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं घटना चक्र की टो सीरीज से अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए। बाकी जो जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है उसके लिए एक मॉक टेस्ट है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट अगर बना दी गई होगी, नहीं तो अभी बना दी जाएगी। और जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है उसका टाइम टेबल में, जो वीकली टाइम टेबल आपको ग्रुप में दिया गया है उसके अनुसार ही होगा, तो आप उसको देख लें मैसेज करने से पहले, पर्सनली मैसेज करने से पहले तो आप चेक कर लें पूरा टाइम टेबल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं उससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।